हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियोज़। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आज हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल सिस्टम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल सिस्टम, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं, दोनों से मिलकर हमारा फाइनेंशियल सिस्टम बनता है। तो हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट्स को टर्न बाय टर्न पढ़ते हैं। तो आज का वीडियो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर है। तो चलिए हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दैट एक्ट एज मोबिलाइजर्स एंड डिपॉजिटर्स ऑफ सेविंग्स एंड एज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ क्रेडिट और फाइनेंस। They also provide various financial services to the community. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता क्या है कि जैसा कि हम लोगों ने पहले पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि एक तरफ सेवर्स होते हैं और एक तरफ इन्वेस्टर्स होते हैं, और दोनों के बीच में जो चेन होता है वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम होता है। तो अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? जो कुछ भी हम पैसा बचाते हैं, जो कुछ भी पैसा हम सेव करते हैं, उस पैसे को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से राइट प्लेसेस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं जो ये काम करते हैं? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो डिपॉजिट होता है और डिपॉजिट्स के माध्यम से हमारा पैसा मोबिलाइज होता है, ये काम बैंक्स करते हैं। बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मेन पॉइंट होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस प्ले द मेजर रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो चलिए, आप जान चुके होंगे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, उनका क्या काम है। तो जो भी हम पैसा सेव करते हैं, उस पैसे को हम उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं जहाँ पर कि हम डिपॉजिट करते हैं, और फिर बैंक्स डिफरेंट सेक्टर्स में उस पैसे को लगा देता है, जिससे कि वो रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न को हमें इंटरेस्ट के रूप में बैंक पे करता है। अब नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? तो नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिफर with respect to their products, that is financial sectors deal in financial assets such as deposits, loans, securities and so on, while the non-financial sectors deal in real assets such as machinery, equipments, stocks of goods, real estates and so on. तो हम ये समझते हैं कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि जैसा कि हम ऊपर चर्चा किए हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे पैसे को डिपॉजिट करता है, आगे लोन देता है, और उसके बदले में सेवर्स को इंटरेस्ट पे करता है। नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो हमारे पैसे को डिफरेंट स्टॉक्स में, मशीनरी में, रियल इस्टेट में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वो लगाते हैं।
वो क्रेडिट क्रिएट नहीं करते, वो हमारे पैसे को डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेते हैं जैसा कि बैंक लेते हैं। आप कह सकते हैं कि जिस तरीक़ा से बैंक पैसे को डिपॉजिट लेता है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमारे पैसे को डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और उसके माध्यम से हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो हमारा प्रॉफिट मिलता है, उसको पे कर देता है। यह नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। डिफरेंस आप कह सकते हैं मेन रूप में कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द रियल सेक्टर शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट देयर इज समथिंग अनप्रोडक्टिव अबाउट फाइनेंस, बट इट मीन्स ओनली दैट फाइनेंशियल सेक्टर should not be overstressed. This is the reason for origin of non-financial sectors. तो मेन डिफरेंस क्या है, इसको हम इस रूप में नहीं लेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कोई अनप्रोडक्टिव काम करता है। ये फाइनेंस के मामले में अनप्रोडक्टिव रोल अदा करता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो भी प्रोडक्टिव रोल करते हैं जैसा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं। मेजर डिफरेंस इतना ही है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओवर स्ट्रेस्ड न हो जाएं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक्स होते हैं, जो हमारे पैसे को डिपॉजिट लेते हैं, लोन फर्दर देते हैं, उन पर स्ट्रेस अधिक न हो, इसको कम करने के लिए ही ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन वो भी हमें रिटर्न देते हैं। यही मेन डिफरेंस है। उनका कोई अनप्रोडक्टिव रोल नहीं होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के समान ही नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी प्रोडक्टिव रोल फाइनेंस के मामले में होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। Classification of financial institutions. Banking and non-banking institutions. Financial institutions are divided into banking and non-banking institutions. इसको बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में हम लोग डिवाइड करते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका फीचर्स क्या है कि दे पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री, दैट इज़ दे प्रोवाइड ट्रांजेक्शन सर्विसेज। वो पैसे का लेन देन करते हैं, हम लोग पहले ही इसके चर्चा कर चुके हैं। दूसरा है देयर डिपॉजिट लाइबिलिटीज कंस्टिट्यूट ए मेजर पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एज मनी सप्लाई। जो भी बैंक होते हैं हमारे पैसे को डिपॉजिट करते हैं, तो डेफिनेटली ये देश के मनी सप्लाई में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तीसरा है दे क्रिएट ए डिपॉजिट्स और क्रेडिट दैट इज मनी। वो बैंक क्या होते हैं, वो हमारे डिपॉजिट लेते हैं, उस डिपॉजिट के माध्यम से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, उस पैसे को वो और दूसरे व्यक्तियों को लोन देते हैं, और हमारे छोटे से पैसे से बैंक एक बहुत बड़ा एसेट तैयार कर लेता है। आप ऐसा समझिए कि अगर हम बैंक में जाते हैं और 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो 10,000 से बैंक का क्रेडिट क्रिएशन, बैंक का जो जमा पूंजी जो बढ़ जाती है 10,000 से 50,000 की हो जाती है। ये क्रेडिट क्रिएशन में आता है। क्रेडिट क्रिएशन को जो हम लोग पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि बैंक इसे कैसे करता है। संक्षेप में हम आपको बता देते हैं, आप ब्रीफ जान लीजिए कि जो भी पैसे हम बैंक में जमा करते हैं, तो हमारे पैसे का कुछ भाग बैंक अपने पास रखता है और बाकी पैसे को वो लोन दे देता है। उतना ज़रूरी होता है उनको रखना, जिसको हम SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मान लीजिए कि SLR 20% है, तो 20% बैंक अपने पास रख करके बाकी पैसे को लोन दे देता है।
हमने 10,000 बैंक में जमा किया तो सिर्फ 2,000 बैंक अपने पास रखता है और बाकी 8,000 रुपया दूसरे व्यक्तियों को दे देता है। और जो भी बैंक ये लेन देन करता है तो व्यक्ति को, किसी भी आदमी को वो कैश नहीं देता है, बल्कि वो उसके खाते में पैसा जमा कर देता है। और जो भी पैसा लोन के रूप में कोई थर्ड पर्सन रिसीव करता है, वो कैश ना रिसीव करके उसके खाते में ही पैसा वो जमा होता है और आगे ट्रांजैक्शन इसी तरीक़े से चलता रहता है और बैंक का क्रेडिट क्रिएट होता रहता है। डिटेल में हम लोग जब क्रेडिट क्रिएशन पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे। अब आइए देखते हैं नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। द मेन डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस lies into that the former acts as creator of the credit and the latter as only the distributor of credit। जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये क्रेडिट क्रिएट नहीं करते, बल्कि हमारे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हम उनको पैसा देते हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में लगाते हैं और वहाँ पर हमारे पैसे का जो प्रॉफिट होता है उसको मैक्सिमाइज करते हैं। वो बैंक जैसा क्रेडिट क्रिएट नहीं करते, फर्दर किसी को लोन नहीं देते, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स में वो लगा करके हमारे पैसे को इंक्रीज करते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इसमें सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इसमें सारे कमर्शियल बैंक आते हैं और कोऑपरेटिव बैंक्स भी आते हैं। लेकिन नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में क्या आते हैं? इसमें LIC, GIC, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा आते हैं। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, इंटरमीडिएरीज एंड नॉन इंटरमीडिएरीज। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कैरेक्टराइज्ड एज इंटरमीडिएरीज एंड नॉन इंटरमीडिएरीज। जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है मध्यस्थता। इसके बीच में होता है इंटरमीडिएरीज, दो व्यक्तियों के बीच में जो होता है इंटरमीडिएरीज कहते हैं। कि जैसे बैंक है तो सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में इंटरमीडिएरीज का काम करता है। इसी को देखिए, इस तरीक़े से मैंने आपको समझाया है कि ऑल इंटरमीडिएरीज इंटरमीडिएट बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, दे लेंड मनी एज वेल एज मोबिलाइज सेविंग्स देते हैं और पैसे को मोबिलाइज करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। देयर लायबिलिटीज आर टुवार्ड्स द अल्टीमेट सेवर्स व्हाइल देयर एसेट्स आर फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ये जो काम करते हैं तो उनकी लायबिलिटीज सेवर्स के लिए होती है। जो पैसा लोग बचाते हैं, जो बचतकर्ता होते हैं, जो सेवर्स होते हैं, उनके प्रति वो लायबल होते हैं। उनकी लायबिलिटीज होती है कि कैसे उनके पैसे को मैक्सिमाइज किया जाए। ऑल बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कम अंडर इंटरमीडिएरीज। जितने भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब इंटरमीडिएरीज के अंदर में आते हैं। इनको हम इंटरमीडिएरीज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि मेनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो एक्ट एज इंटरमीडिएरीज एंड व्हेन दे डू सो दे आर कॉल्ड एज नॉन इंटरमीडिएरीज इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेकिन वो पैसे का लेन देन करते हैं, तो उनको हम नॉन इंटरमीडिएरीज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं।
इसमें आ जाते हैं UTI, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस and some of the non-banking financial institutions in India. The non-intermediary institutions like IFC and NABARD have come into existence because of government efforts for a specific purpose. कुछ ऐसे इंटरमीडिएट होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के हैं, जैसे IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, NABARD नेशनल बैंकिंग एग्रीकल्चर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये स्पेशल टाइप के इंटरमीडिएट होते हैं जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में मौजूद होते हैं। इनका स्पेशल पर्पस होता है, स्पेशल तरीके से ये पैसे को लोन देते हैं। जैसे NABARD एग्रीकल्चर के लिए काम करता है, IFC प्राइवेट सेक्टर में लोन देता है। तो इस तरीक़ा से ये हुआ नॉन इंटरमीडिएट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इंटरमीडिएट एंड नॉन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पार्ट्स होते हैं और ये इकोनॉमी में, फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक जो आज मैंने बताया है आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर आगे हम लोग मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।